अब इसके कॉमन फीचर्स पे बात करेंगे कि उस दोनों में वो क्या अंदर छिपा हुआ है जिसके बेस पे हम उसका डिफरेंसेस करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, तीसरा कॉमन पॉइंट है प्रीपोजिशन, नेक्स्ट कॉमन पॉइंट है वर्ब और टेंस, नेक्स्ट कॉमन टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल्स। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। जाहिर सी बात है, कुछ लोग हमसे बड़े होंगे, कुछ लोग हमसे छोटे भी होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और ये सामने अभी आपको टॉपिक दिख भी रहा है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन हिंदी सेंटेंसेस वर्सेस इंग्लिश सेंटेंसेस। है तो ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक, किसी के नजर में आता है, किसी के नजर में नहीं। कौन ऐसा सोचता है? लेकिन अगर हम और आप सोच रहे हैं तो इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये डिफरेंसेस जान गए तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि हमने इंग्लिश सीखने की पहली प्रक्रिया शुरू कर दी है और इससे इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश सीखना और आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन हिंदी सेंटेंसेस एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस में क्या अंतर होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि जब भी किसी से अंतर करते हैं, किसी दो चीज में अंतर करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि उसका आधार क्या है, किस बेसिस पे अंतर करें। ओके, अब सबसे पहले मैं कुछ हिंदी सेंटेंसेस दे रहा हूं और साथ में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, ताकि उसका डिफरेंसेस आसानी से समझा जा सके। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एम रीडिंग अ बुक। दूसरा सेंटेंस है अंजना रोज ऑफिस जाती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? अंजना गोज टू ऑफिस डेली। ओके, एक और सेंटेंस है सूर्य पूर्व में उगता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सूरज पूरब में उगता है, राइट? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये हमने हिंदी सेंटेंसेस दे दिए और उसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया, ताकि जब हम उसके डिफरेंसेस को समझें तो हमें पता चले कि दोनों में कॉमन बेस क्या है और उसके बेसिस पे हम उसका डिफरेंसेस निकाल सकें, समझ सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसके बेस का, कि किस बेसिस पे हम इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस कर सकें, अंतर कर सकें। तो हमने हिंदी सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस दो भाग में हम दोनों को बांट दिए। अब इसके कॉमन फीचर्स पे बात करेंगे। कॉमन फीचर्स का मतलब कि उस दोनों में वो क्या अंदर छिपा हुआ है जिसके बेस पे हम उसका डिफरेंसेस करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर, तो अब आपने देखा हमने वो बेस निकाल लिया, हमने वो बेस ढूंढ लिया कि इसके बेस पे हम दोनों सेंटेंसेस, हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंसेस में अंतर कर सकें। तो वो बेस क्या है, वो कॉमन पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक ऐसा पॉइंट है जो हिंदी सेंटेंसेस में भी होता है और इंग्लिश सेंटेंसेस में भी होता है। तो हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इंग्लिश सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या दोनों सेम होता है? क्या दोनों में अंतर होता है? कैसा होता है? उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमें मिल गया कॉमन पॉइंट, स्ट्रक्चर। कुछ फॉर्मूला होता है कि भाई हिंदी का सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके का होगा, इंग्लिश सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। तो वो तरीका क्या है, वो स्ट्रक्चर में वो क्या तरीका होगा। अब दूसरा कॉमन पॉइंट देखते हैं कि वो दूसरा कॉमन पॉइंट क्या होगा। सब्जेक्ट, हम सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो हिंदी सेंटेंस में भी होता है और इंग्लिश सेंटेंसेस में भी होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन हिंदी सेंटेंसेस और अरेंजमेंट ऑफ और प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश सेंटेंसेस कहां पे होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे। तीसरा कॉमन पॉइंट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबको पता है, टू, ऑन, विद, फॉर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये तो इंग्लिश की बात हमने कर दी, लेकिन क्या हिंदी में भी होता है? अगर होता है तो उसका पोजीशन कहाँ होता है, वो किस रूप में होता है सेंटेंस में, राइट? उसी तरीके से प्रीपोजिशन इंग्लिश में होगा तो वो किधर होगा? दोनों सेंटेंसेस में क्या प्रीपोजिशन का जो प्लेसमेंट है या जो ऑर्डर है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है, राइट? नेक्स्ट कॉमन पॉइंट है वर्ब और टेंस। देखो कोई भी सेंटेंस वर्ब और टेंस के बिना तो होगा नहीं, कुछ एक सेंटेंसेस को छोड़ करके। जैसे तुम मेरी माँ हो, वह मेरा भाई है, राइट? तो इसमें तो कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई टेंस नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को छोड़ करके बाकी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब होता ही है, उसमें एक्शन होता ही है, चाहे हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस हो। इसका पोजीशन भी हम देखेंगे कि वो कैसे अरेंज्ड होता है, राइट? नेक्स्ट कॉमन टॉपिक है हमारे पास आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड दी। अभी आर्टिकल्स क्या हिंदी में से होते हैं क्या इंग्लिश सेंटेंसेस में होते हैं? ये देखेंगे। अगर होते हैं तो कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, राइट?
तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, SOV, राइट, सबको पता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, तानिया क्रिकेट खेल रही है, तो तानिया क्या हो गया, सब्जेक्ट, और खेलना क्या हो गया, वर्ब। लेकिन क्या खेल रही है, क्रिकेट, राइट, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पता है कि जो वर्ब का एक्शन जिस पे होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वर्ब का एक्शन किस पे हो रहा है, खेलने का एक्शन किस पे हो रहा है, क्रिकेट पे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और खेल कौन रहा है, जो खेलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, जो वो एक्शन करेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ये तो हिंदी सेंटेंस की बात हो गई। इंग्लिश सेंटेंस में भी सब्जेक्ट उसी को बोलेंगे। तो इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये हो गया ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SVO, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हिंदी सेंटेंसेस एंड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो अब दूसरा कॉमन टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हिंदी में कैसे होता है, कहां पे होता है। इंग्लिश में भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका अरेंजमेंट कहां पे होगा, उसका प्लेसमेंट कहां पे होगा, उसको देखेंगे। कभी कभी हिंदी सेंटेंसेस में भी और इंग्लिश सेंटेंसेस में भी कभी सब्जेक्ट अवेलेबल होता है, कभी सब्जेक्ट हिडन होता है, नहीं होता है, राइट। थर्ड पॉइंट है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जो है वो हिंदी में होता है और इंग्लिश में भी होता है, लेकिन उसका प्लेसमेंट कहां होता है, राइट। हम स्ट्रक्चर मेन चीज होता है, उस स्ट्रक्चर में प्रीपोजिशन किधर होगा। तो प्रीपोजिशन हिंदी सेंटेंसेस में हमेशा नाउन के बाद आएगा, प्रोनाउन के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। हम डिटेल्स में इसको और आगे समझेंगे। उसी तरीके से इंग्लिश में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इंग्लिश सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशन आएगा वो नाउन के पहले आएगा, प्रोनाउन के पहले आएगा, वर्ब के पहले आएगा। लेकिन हिंदी सेंटेंसेस में क्या हो रहा था, नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगा, किसमें, हिंदी सेंटेंसेस में। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट क्या है, वर्ब या टेंस। तो वर्ब या टेंस, इससे हमें क्या पता चलता है, एक्शन होना पता चलता है और एक्शन कब हुआ इसका पता चलता है, राइट। तो हिंदी सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है उसका पोजीशन कहां होता है, उसका प्लेसमेंट कहां होता है, सेंटेंस के अंत में। जब हम पूरा सेंटेंस बोल जाते हैं तब अंत में उसका यूज करते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में क्या होता है, उस इंग्लिश सेंटेंस में हमें वर्ब या टेंस सेंटेंस के शुरू में ही पता चल जाता है। एग्जांपल से हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट कॉमन पॉइंट है आर्टिकल। अब आर्टिकल हिंदी में होता है क्या, तो आर्टिकल हिंदी में यूज होता ही नहीं है। आर्टिकल होता क्या है, ए एंड द, राइट, और इंग्लिश में आर्टिकल का यूज होता है। तो ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, वर्ब या टेंस, आर्टिकल। इसके बेस पे ये कॉमन टॉपिक हो गया, कॉमन फीचर हो गया जो हिंदी सेंटेंसेज और इंग्लिश सेंटेंसेज में होते हैं। लेकिन उसका अरेंजमेंट, उसका प्लेसमेंट कहां होता है, कैसे होता है, अगर ये हम जान गए तो हमें पता चल जाएगा कि हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस का डिफरेंस क्या है। क्लियर। तो अब हम एक एक करके सारे कॉमन पॉइंट्स के एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं और डिफरेंसेस को रिफाइन करके और डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हिंदी का, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब आएगा। तो ये हो गया अरेंजमेंट हिंदी का। और इंग्लिश का अरेंजमेंट क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, राइट। हिंदी सेंटेंस में वर्ब लास्ट में आ रहा है और इंग्लिश सेंटेंसेस में पहले आ रहा है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक। इसको सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्या मतलब हुआ कि हम उसी हिंदी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर पे, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम हिंदी सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसे इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, वर्ब कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो हिंदी में सब्जेक्ट कहाँ है, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब मैं क्या कर रहा है, मैं कर रहा है एक्शन। क्या एक्शन कर रहा है, किताब पढ़ने का। क्या एक्शन कर रहा है, पढ़ने का। तो जो पढ़ने का एक्शन हो रहा है तो क्या हो गया, वर्ब। और यही एक्शन किस पे हो रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इसलिए किताब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया, SOV, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तब वर्ब। मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो हिंदी का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होगा, आई क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, एक्शन, आई एम रीडिंग। हिंदी में भी हम पहले अगर किताब को हटा दें तो क्या होगा, पहले हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मैं पढ़ रहा हूं। क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग। इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पे आई हमें पता चल गया सब्जेक्ट है, आई एम रीडिंग ये वर्ब हो गया। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे उस सेंटेंस में वो सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आई
क्या हो गया? सब्जेक्ट आई एम रीडिंग वर्ब, और बाकी जितने भी बच जाएंगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास ए बुक के अलावा तो और कुछ दूसरा चीज नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए बुक ही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक्शन होगा रीडिंग का और वो एक्शन किस पे हो रहा है? बुक पे, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका अरेंजमेंट। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अंजना रोज ऑफिस जाती है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। अंजना गोज टू ऑफिस डेली, राइट? अब हिंदी सेंटेंस में अंजना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि जाना कौन कर रहा है? अंजना, राइट? तो जाती है, जाना क्या हो जाएगा? वर्ब, एक्शन हो गया। कहां जा रही है? ऑफिस जा रही है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो ये हिंदी का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन वहीं पे इंग्लिश में क्या हो रहा है? अंजना तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम जगह पे है, सेम पोजीशन पे है। जैसे ही हमें सब्जेक्ट का पता चलता है, तुरंत बाद हमें एक्शन का पता चल जाता है इंग्लिश सेंटेंसेस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहां जा रही है अंजना? ऑफिस जा रही है डेली, तो अंजना गोज टू ऑफिस डेली। अंजना सब्जेक्ट, गोज वर्ब और टू ऑफिस डेली, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, अब इस हिंदी सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? सूर्य, तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब। तो छोटा सेंटेंस क्या बनेगा? सूर्य उगता है। ओके, तो जब सूर्य उगता है तो उसमें सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, उगने का काम हो गया। ठीक है, और ये सूर्य उगता है किधर? पूर्व में, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब उगने का काम किधर हो रहा है? पूर्व में हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो अब आपने देखा कि इस सेंटेंस में सबसे पहले सूर्य है, सब्जेक्ट हो गया जो उगने का काम कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट है जो पूर्व में है, उगेगा, और लास्ट में वर्ब आ रहा है। तो इसका अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया। जबकि इंग्लिश सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट द सन तो है क्योंकि एक्शन यही कर रहा है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन आ गया राइज का, उगने का। ओके, और सबसे लास्ट में क्या आया? ऑब्जेक्ट इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो ये इंग्लिश सेंटेंस का अरेंजमेंट हो गया, SVO। ये पूरी तरह से समझ में आ गया। अब सेकंड कॉमन टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कहता है? सब्जेक्ट हिंदी सेंटेंस में भी होता है और इंग्लिश सेंटेंस में भी होता है, लेकिन कभी कभी दोनों सेंटेंस में हिडन भी होता है। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे क्या है? मारिया क्रिकेट खेलती है। ओके, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मारिया प्लेज क्रिकेट। तो हिंदी का जो सेंटेंस है मारिया, इसमें तो पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि मारिया ही एक्शन का काम कर रही है, खेलने का काम कर रही है, तो मारिया हो गया सब्जेक्ट, इसमें नो डाउट। द सेम वे मारिया प्लेज क्रिकेट, तो मारिया अगेन यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये एक्शन का काम कर रही है। क्लियर? समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कहां जा रहे हो। ओके, ये हिंदी सेंटेंस हो गया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं वेयर आर यू गोइंग। अब दोनों के सेंटेंस में आप डिफरेंस देखो। क्या कह रहा है कि कहां जा रहे हो, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, हम जिससे बात कर रहे हैं उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में क्या है? यू आ गया, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया कि हिंदी सेंटेंस पे सब्जेक्ट हिडन है और इंग्लिश सेंटेंस में यू अवेलेबल है। होप ये सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है सो जाओ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा गो टू बेड। तो इस दोनों ही सेंटेंस में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हमने अभी बोला ना कि हिंदी सेंटेंस में और इंग्लिश सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो ये क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या कहता है? हिंदी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के बाद आएगा, प्रोनाउन के बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। जबकि इंग्लिश में प्रीपोजिशन कब आएगा? बिफोर आएगा, बिफोर नाउन, बिफोर प्रोनाउन, बिफोर वर्ब। मतलब नाउन प्रोनाउन वर्ब के पहले प्रीपोजिशन आता है इंग्लिश सेंटेंस में। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए लड़ पड़ी। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द मदर फॉट फॉर हर चिल्ड्रेन। दोनों सेंटेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम प्रीपोजिशन ढूंढते हैं। हिंदी के सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? के लिए। ओके, ये हो गया प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के लिए हमने PRE यूज किया है, आप उसे कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउन के लिए हमने N यूज किया हुआ है, प्रोनाउन के लिए हमने PRO यूज किया है, और वर्ब के लिए V यूज किया है। तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में आपको समझ में आ गया प्रीपोजिशन कहाँ पे है। प्रीपोजिशन कौन सा है? के लिए। अब ये के लिए वो किसके बाद आया है?
बच्चों के, हैं बच्चों, तो बच्चे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। समझ में आ गया। तो अभी प्रीपोजिशन हिंदी सेंटेंस में कब आता है, नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद, वर्ब के बाद। तो यहाँ भी बच्चे क्या है, बच्चे नाउन है और नाउन के बाद के लिए प्रीपोजिशन आ गया। क्लियर। अब इंग्लिश सेंटेंस में देखते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ है। तो फॉर प्रीपोजिशन है और कहता है कि इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन आएगा वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के पहले आएगा। तो अब ये किसके पहले आया है, हर चिल्ड्रेन, ये क्या है, नाउन है। हर चिल्ड्रेन के पहले प्रीपोजिशन आ गया फॉर। समझ में आ गई बात, होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, बहन भाई को राखी बांधती है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, सिस्टर टाइज राखी टू ब्रदर। बहन भाई को राखी बांधती है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, को। ओके, और को किसके बाद आया है, भाई के बाद आया है। और भाई क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के लिए हमने यहाँ पे PRO यूज किया है। तो ये समझ में आ गया कि हिंदी सेंटेंस में प्रीपोजिशन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बाद आ रहा है। अब इंग्लिश सेंटेंस में देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है, टू, राइट। तो टू जो आया इंग्लिश सेंटेंस में, प्रीपोजिशन पहले आएगा नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के। तो यहाँ पे जो ब्रदर है वो क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के पहले टू प्रीपोजिशन आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, किताब कुर्सी पर है। इसका ट्रांसलेशन करेंगे, द बुक इज ऑन द चेयर। किताब कुर्सी पर है, इसमें प्रीपोजिशन क्या है, पर। ओके, और ये किसके बाद आया है, कुर्सी के बाद आया है और कुर्सी होता है नाउन। समझ में आ गई बात। इंग्लिश सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, और ये किसके पहले आया है, द चेयर के, और द चेयर क्या है, नाउन है। समझ में आ गई बात। तो हिंदी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बाद आएगा प्रीपोजिशन, और इंग्लिश सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के पहले आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पढ़ने को गई, या वह पढ़ने गई, ऐसे भी बोलते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, शी वेंट टू स्टडी। अब इस एग्जांपल को आप समझो, वह पढ़ने को गई, इसमें को क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये किसके बाद आया है, पढ़ने। पढ़ने क्या होता है, वर्ब। पढ़ना एक एक्शन है, तो ये वर्ब के बाद आ गया। इंग्लिश सेंटेंस में प्रीपोजिशन है टू, और ये किसके पहले आया है, स्टडी, और स्टडी क्या होता है, वर्ब होता है, एक्शन होता है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का क्या प्लेसमेंट है वो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉमन टॉपिक है वर्ब और टेंस। ये क्या कहता है कि सेंटेंस के अंत में पता चलता है। हिंदी सेंटेंस जब लिखते हैं तो उसमें वर्ब या टेंस का पता अंत में लगता है, और इंग्लिश में सेंटेंस के शुरू में पता चल जाता है कि वर्ब कहाँ है और टेंस क्या है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह अपने माँ के साथ बाजार गई, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, शी वेंट टू मार्केट विथ हर मदर। ओके, अब हिंदी सेंटेंस में क्या है, हम इसका वर्ब और टेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो बाजार जाना, ये क्या हो गया, वर्ब, और वर्ब के साथ साथ हमें ये टेंस भी बता रहा है, कब गई, पास्ट टेंस में गई। तो ये कब पता चल रहा है, सेंटेंस के बिल्कुल अंत में पता चल रहा है। क्लियर। वहीं पे इंग्लिश सेंटेंस में क्या है, जैसे ही सेंटेंस शुरू होता है वैसे ही हमें वर्ब का पता चल जाता है, शी वेंट टू मार्केट विद हर मदर। तो वेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और साथ साथ वर्ब के साथ वेंट हमें टेंस का भी पता बताता है कि ये पास्ट टेंस है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इंग्लिश सेंटेंस में शुरू में ही पता चल गया वर्ब और टेंस, हिंदी में सेंटेंस के अंत में पता चलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टीवन गाना गा रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा, स्टीवन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब स्टीवन गाना गा रहा है, इसमें वर्ब क्या है, गा रहा है। तो ये सेंटेंस के लास्ट में पता चल रहा है, अंत में पता चल रहा है। लेकिन इसके गाने की स्थिति क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो वर्ब भी पता चल गया और टेंस भी पता चल गया, लेकिन कब पता चल रहा है, सेंटेंस के लास्ट में। वाइल इंग्लिश सेंटेंस में क्या है, जैसे ही सेंटेंस शुरू होता है, स्टीवन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सिंगिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और साथ साथ टेंस क्या है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों पता चल गया। तो हिंदी सेंटेंस में वर्ब या टेंस सेंटेंस के अंत में पता चलता है, और इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब और टेंस सेंटेंस के शुरू में ही पता चल जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मृणाल कल लंदन जाएगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, मृणाल विल गो टू लंदन टुमारो। ओके, तो मृणाल कल लंदन जाएगा, ये क्या है, जाना क्या हो रहा है, एक्शन है, वर्ब हो गया, और ये कब जा रहा है, ये टेंस का पता लग रहा है कि ये फ्यूचर में जाएगा। तो ये टेंस का पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस है। ओके, ये कब पता चल रहा है, सेंटेंस के अंत में। ये हिंदी सेंटेंस है इसलिए अंत में पता चल रहा है। जबकि इंग्लिश सेंटेंस में क्या हो रहा है, विल गो, ये सेंटेंस जैसे ही शुरू हुआ, मृणाल से जैसे सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके तुरंत बाद हमें वर्ब का पता चल जाता है और टेंस का भी पता चल जाता है कि वर्ब तो विल गो हो गया और टेंस क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। ओके, तो इंग्लिश सेंटेंस में हमें टेंस और वर्ब पहले ही पता चल जाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट कॉमन टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल क्या कहता है, हिंदी में तो आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, और इंग्लिश में आर्टिकल का यूज भर भर के होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, ए, एन,
द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स का एक लंबा चैप्टर भी होता है जिसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, अलग डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिकल को समझाने के लिए हिंदी सेंटेंस में और इंग्लिश सेंटेंस में हमने कुछ एग्जांपल्स ए के लिए भी लूंगा, एन के लिए भी लूंगा और द के लिए भी लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल है माणिक आम खा रहा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं पहले। माणिक इज ईटिंग अ मैंगो। क्लियर? अब आप देखो कि माणिक आम खा रहा है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, जबकि इंग्लिश सेंटेंस में क्या है, ए यूज किया है। मानिक इज ईटिंग अ मैंगो। अ मैंगो ये नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल यूज होता है, तो मैंगो के पहले ए लग गया। अब यहाँ पे एक ही क्यों लगा, एंड क्यों नहीं लगा, इसके भी कई रूल्स हैं, वो आपको आर्टिकल के चैप्टर में मिलेगा। पहले आप यही समझो कि इंग्लिश सेंटेंस में आर्टिकल का यूज होता है नाउन के पहले। कोई भी नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल यूज होगा, चाहे वो ए हो, एन हो या द हो, तीनों में से कोई चीज लगेगा ही लगेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट एग्जांपल है विलियम ने छाता खरीद लिया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं विलियम हैज बॉट एन अम्ब्रेला। अब हिंदी सेंटेंस में तो कोई आर्टिकल है नहीं, यूज नहीं किया, होता ही नहीं है। इंग्लिश में क्या है, एन का यूज हुआ, और एन किसके पहले यूज हुआ है, अम्ब्रेला के पहले यूज हुआ है, और अम्ब्रेला क्या होता है, नाउन। ठीक है, तो अम्ब्रेला के पहले एन क्यों यूज हुआ, क्योंकि अम्ब्रेला यू से शुरू होता है। तो मोस्टली जो वॉवेल से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, नाउन होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनके पहले एन का यूज किया जाता है। ओके, ये मैंने आपको आर्टिकल का एक रूल बताया। क्लियर हो गया कि एन का यूज कैसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सूर्य पूर्व में उगता है। ये एग्जांपल हमने पहले भी यूज किया है। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, सूरज पूरब में उगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब इस सेंटेंस में कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में क्या है, दो जगह आर्टिकल यूज हुआ है, वो भी द। अब सन के पहले द यूज हुआ है, सन क्या है, नाउन है। ईस्ट के पहले द यूज हुआ है, ईस्ट भी क्या है, नाउन है। तो दोनों नाउन के पहले द का यूज हुआ, मींस आर्टिकल का यूज हुआ। अब यहाँ पे द ही क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा, एन क्यों नहीं लगा, तो मैं बताता हूँ कि द यहाँ पे सन के पहले इसलिए लगा कि सन यूनिवर्स में अकेला है। तो जब कोई चीज दुनिया में अकेला होता है तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं, ए यूज नहीं करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ए और एन यूज करेंगे तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 1 2 3, तो ऐसा तो है नहीं, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया। उसी तरह से ईस्ट भी क्या है, एक डायरेक्शन है। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसमें द का यूज करेंगे ही करेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया, हिंदी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज नहीं होता है और इंग्लिश सेंटेंस में आर्टिकल का यूज होता है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी सेंटेंस और इंग्लिश सेंटेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके बेसिस क्या क्या हैं। उस बेस के आधार पर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, अंतर करने की कोशिश की है। होप आपको ये पूरी सेशन आपको समझ में आया है। और अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ इसको जरूर शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।